लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि बीटा डिके में थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस पाए गए। 4 तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हमने देखे थे, यानी थ्योरी कुछ कहती है और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ और शो कर रहे थे। उनमें आपस में विरोधाभास था, कई लॉज वायलेट हो रहे थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वायलेट हो रही थी। थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पॉली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, परिकल्पना दी। क्या परिकल्पना दी उन्होंने कि ये जो थ्योरी है हम बता रहे हैं बीटा डिके की, इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो जब बीटा डिके स्टडी किया गया था उस समय ये माना गया था कि या तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है। ये रिएक्शन माना गया था बीटा डिके का। तो पॉली ने कहा कि थ्योरी में हम कुछ गलती कर रहे हैं, इस बीटा डिके को समझने में हमारी तरफ से कोई एक गलती हो रही है। तो उसने ये कहा कि बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल्स के एमिट होने के साथ साथ एक और कोई कण एमिट होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। और वो कण कैसा होना चाहिए कि उसका चार्ज तो जीरो हो, मास भी लगभग जीरो हो और उसकी स्पिन 1/2 हो। ये h क्रॉस तो यूनिट होती है स्पिन की, तो स्पिन कितनी हो 1/2, यानी वो फर्मियन होना चाहिए। ऐसा एक कोई पार्टिकल बीटा रेस के साथ साथ एमिट होना चाहिए। अगर ऐसा पार्टिकल अगर हम मानते हैं तो ये जितने भी चारों कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो नहीं रहते, यानी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट मैच कर जाते हैं। बिल्कुल थ्योरी है बिल्कुल सही बैठेगी और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मैच करेंगे। कैसे? टू रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ बीटा डिके स्पेक्ट्रम, पॉली 1930 में ये पॉली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। सजेस्टेड दैट, पॉली ने ये सजेस्ट किया दैट अनदर न्यूट्रल पार्टिकल विच हैज नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत कम मास वाला एक पार्टिकल, और कैसा होना चाहिए, वो न्यूट्रल भी हो, कोई चार्ज नहीं हो, एंड हैज स्पिन 1/2, और जिसकी स्पिन भी 1/2 होनी चाहिए, इज एमिटेड अलोंग विद बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के साथ साथ एक ऐसा पार्टिकल भी एमिट होता है, एंड कैरीज ए पार्ट ऑफ द अवेलेबल एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी बीटा डिके में जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसमें से कुछ हिस्सा ये पार्टिकल लेकर जाता है और कुछ मोमेंटम भी लेकर जाता है। तो इस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रिनो। इसका सिंबल होता है न्यू, इसको न्यूट्रिनो नाम दिया गया। इस पार्टिकल को क्या बोला गया, यानी जब तक पॉली ने अपनी ये हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी थी उस समय तक न्यूट्रिनो की खोज नहीं हुई थी, खोजा नहीं गया था, केवल उन्होंने अपनी एक परिकल्पना हाइपोथेसिस दी थी कि ऐसा पार्टिकल भी एमिट, हालांकि बाद में इसकी खोज हो गई, लेकिन उस समय तक जब ये परिकल्पना दी थी, हाइपोथेसिस दी थी, उस समय तक इस न्यूट्रिनो की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जो पॉली ने जो पार्टिकल सजेस्ट किया उसका नाम न्यूट्रिनो दिया, और उसमें न्यूट्रिनो में क्या क्या खास बात होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो उसका चार्ज जीरो हो, मास लगभग जीरो हो और स्पिन 1/2 हो। ठीक है ना? क्योंकि मास इसका बहुत कम है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग लाइट की वेलोसिटी के ऑर्डर की हो जाती है। न्यूट्रिनो मूव्स with the velocity of light in vacuum,
और इस न्यूट्रिनो का जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां एक न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है, या इस केस में एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। एंटी न्यूट्रिनो इसलिए क्योंकि ये लेप्टॉन है, तो एंटी लेप्टॉन होना चाहिए लेप्टॉन नंबर कंजर्व करने के लिए। ये बैरियन है, ये बैरियन है, बैरियन नंबर भी कंजर्व हो गया। चार्ज पहले ही कंजर्व हो रहा है, यहाँ 0 है, इसका +1 है, इसका -1 है, तो 0, तो इसलिए न्यूट्रिनो का चार्ज कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब चूंकि इसकी स्पिन 1/2 होती है तो जब न्यूट्रिनो को, अब इस केस में क्या एमिट होगा, न्यूट्रिनो एमिट होगा। न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर +1 और ये एंटी लेप्टॉन है, इसका -1, तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो गया, बैरियन नंबर भी कंजर्व है। ठीक है ना। तो एक इस बीटा डिके में न्यूट्रॉन जब डिके होता है उसमें एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, इसमें न्यूट्रिनो एमिट होगा। तो जब हमने एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मान लिया, तो जो हमारा जब तक न्यूट्रिनो नहीं था तब तक हम ये मान रहे थे जो बीटा रेज है उनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट एनर्जी होनी चाहिए, यानी एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में न्यूक्लियस आ रही तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की बीटा रेज एमिट होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी न्यूट्रिनो भी तो लेके जा रहा है। अब वो कितनी एनर्जी लेके जा रहा है ये पहले से डिसाइड नहीं होता है, तो कुछ भी एनर्जी ले जा सकता है। तो इसी वजह से जो हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कैसा आता है, कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम आता है। यानी बीटा रे की जो एनर्जी है बाकी की एनर्जी कौन ले जाता है, न्यूट्रिनो, उस एनर्जी का न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है। तो यहाँ डिस्क्रीट एनर्जी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। तो दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब भी किसी न्यूक्लियस का बीटा डिके होता है तो स्पिन में जो चेंज होगा या 0 को होता है या 1 का होता है। तो वो इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन 1/2 है, न्यूट्रिनो की स्पिन 1/2 है। अगर दोनों पैरेलल स्पिन में एमिट होंगे तो एक यूनिट स्पिन लेके एमिट होंगे तो एक का डिफरेंस हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल में होंगे, इसकी 1/2 है, इसकी -1/2 है न्यूट्रिनो की, तो 0 स्पिन लेके एमिट होंगे तो न्यूक्लियस, दोनों पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस की स्पिन में कोई चेंज नहीं होगा। यही एक्सपेरिमेंट में पाया जा रहा था। लेकिन जब अगर हम अकेला बीटा पार्टिकल लेते थे तो हाफ का चेंज होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा था। तो ये एंगुलर मोमेंटम की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरी प्रॉब्लम थी कि जो न्यूक्लियस का जो बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके में जिधर न्यूक्लियस रिकॉइल हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल एमिट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि तब तो केवल बीटा पार्टिकल हम मान रहे थे, लेकिन यहाँ न्यूट्रिनो भी एमिट हो रहा है, तो कुछ लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा, कुछ लीनियर मोमेंटम न्यूट्रिनो का होगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस और बीटा पार्टिकल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल हो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तीनों के मोमेंटम को एडजस्ट हमें करना पड़ेगा, तभी कंजर्व होगा। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो इस तरह से बीटा डिके में जो भी 4 कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे थे वो पूरे के पूरे न्यूट्रिनो को मानते हुए, अगर न्यूट्रिनो में एक पार्टिकल मान लें जो बीटा पार्टिकल के साथ एमिट होता है, तो ये कोई जो 4 प्रॉब्लम थी वो चारों की चारों सॉल्व हो गई। तो ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो देखिए, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में डिके होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, क्योंकि ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पे ये एंटी पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है ना। बीटा डिके इन दिस फॉर्म, कौन सी फॉर्म में? इस फॉर्म में तो वो वायलेट कर रहा था, कंजर्वेशन लॉ को भी वायलेट कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को वायलेशन हो रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी वायलेशन हो रहा था इस फॉर्म में। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो इस तरह से ले लें, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को, और मान लें कि ये पार्टिकल भी साथ में एमिट होता है बीटा पार्टिकल्स के साथ, तो सारे के सारे लॉज फॉलो हो रहे थे। तो बीटा डिके इन दिस फॉर्म was found to violate the basic conservation laws.
देयरफॉर इट वाज थॉट, ये सोचा गया बाय पॉली that there is a fundamental mistake in understanding this relation. इस रिलेशन को समझने में कहीं पर कोई फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है. पॉली पुट फोर्स ऑन ए बोल्ड हाइपोथेसिस ऑफ न्यूट्रॉन. तब पॉली ने एक न्यूट्रिनो की एक परिकल्पना दी और बोल्ड डिसीजन लिया कि ऐसा एक न्यूट्रॉन पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास लगभग 0 हो, चार्ज 0 हो और स्पिन 1/2 हो, वो भी बीटा पार्टिकल के साथ एमिट होता है. तो इस हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बाद रिएक्शन इस फॉर्म में आ गई. ये वो अब हो गया पूरा कंप्लीट रिएक्शन, ये हो गई बीटा डिके की. ये नेगेटिव बीटा डिके की रिएक्शन है, ये पॉजिटिव बीटा डिके की रिएक्शन है. ठीक है. इफ न्यूट्रिनो इज एज्यूम्ड टू बी एमिटेड टुगेदर विद बीटा पार्टिकल अकॉर्डिंग टू पॉली, अगर न्यूट्रिनो भी बीटा पार्टिकल्स के साथ एमिट होता है, द कंजर्वेशन लॉज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी होल्ड गुड फॉर बीटा डिके. जैसा मैंने सब बताया, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी आ जाता है हमारा, एनर्जी का भी कंजर्वेशन हो जाता है. जैसे पीक हमारी आती थी स्पेक्ट्रम में कहाँ, 1/3 एनर्जी पर, यानी मैक्सिमम बीटा रेज टोटल एनर्जी जो बीटा डिके में रिलीज होती है उसकी 1/3 एनर्जी की बीटा रेज एमिट हो रही, तो बाकी 2/3 एनर्जी कहाँ गई, वो न्यूट्रिनो लेके जा रहा है. और न्यूट्रिनो अब दोनों में कितनी एनर्जी शेयर करेंगे आपस में, ये पहले से कोई डिसाइड नहीं होता, तो कुछ भी एनर्जी शेयर हो सकती है. इसी वजह से जो स्पेक्ट्रम भी हमारा कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. The energy emitted during beta decay is shared by electron and neutrino. बीटा डिके में जो एनर्जी रिलीज होती है, टोटल एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में शेयर होती है. इन सच ए वे, इस तरह से वो शेयर करते हैं, दैट द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम्स कंटिन्यूअस. जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस मिलता है हमको. तो इस तरह से न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से चारों के चारों हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे वो क्लियर हो गए. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके. तो फर्मी ने एक बीटा डिके की थ्योरी दी और इसमें उन्होंने पॉली की जो हाइपोथेसिस थी, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, उसका यूज किया और कुछ उसमें अजम्पशंस माने, कुछ अजम्पशंस किए. तो वो अजम्पशन, थ्योरी डिराइव करने से पहले हमेशा कोई कुछ अजम्पशंस ले जाते हैं तभी थ्योरी डेवलप की जाती है. तो वो अजम्पशंस क्या थे, तो वो अजम्पशंस यहाँ लिखे हुए हैं. एज एन द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो फर्मी ने ये माना कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जब बीटा डिके होता है उसी समय इनका प्रोडक्शन होता है. न्यूक्लियस में पहले से नहीं होते. ये जो बीटा पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो न्यूक्लियस में पहले से मौजूद नहीं होते. जिस समय बीटा डिके होना होता है उसी समय इनका प्रोडक्शन होता है. तो एज द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, दस बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो आर नॉट प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस में नहीं होते. दीज पार्टिकल्स आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ बीटा डिके ओनली. बीटा डिके के समय ही इनका क्रिएशन, उत्पादन होता है. ये पहला एजम्पशन है. दूसरा, बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो आर क्रिएटेड ड्यू टू न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्मेशन. यानी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बीटा डिके में, उसी समय इनका क्रिएशन होता है. यानी न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन या प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन कन्वर्ट होंगे बीटा डिके में, उसी समय ये क्रिएट होते हैं बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो. तीसरा अजम्पशन है, इन बीटा डिके प्रोसेस द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व ड्यू टू शेयरिंग बिटवीन थ्री पार्ट. डिके के बाद क्या बचा, पहले तो एक ही न्यूक्लियस था, पेरेंट न्यूक्लियस. अब जैसे बीटा डिके हुआ तो अब 3 पार्टिकल हो गए, एक तो बीटा पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो, एक डॉटर न्यूक्लियस.
तो जो एनर्जी और मोमेंटम है वो तीनों आपस में इस तरह से शेयर करते हैं कि जिससे एनर्जी भी कंजर्व रहे और मोमेंटम भी कंजर्व रहे। चौथा assumption है बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो फील्ड इज वेरी वीक इन कंपैरिजन टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉनों का जो फील्ड है, जैसे फोटॉन्स एमिट होते हैं तो वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बीटा और पार्टिकल और न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो ये वीक फील्ड है। तो ये फील्ड बहुत ही वीक होता है, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉनों का जो फील्ड है वो बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट एजम्पशन है न्यूक्लियस विद इन द न्यूक्लियस मूव विद स्मॉल वेलोसिटी। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है जो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, यानी c/10 लाइट की वेलोसिटी की 1/10। तो इस वजह से जो क्वांटम मैकेनिक वेव फंक्शंस हैं वो कौन से यूज किए जाएंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक। हैंस इट इज परमिसिबल टू यूज नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन का यूज होगा। वेलोसिटी लाइट के ऑर्डर की होती है तो रिलेटिविस्टिक वेव फंक्शंस यूज होते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है तो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक वेव फंक्शंस का यूज होगा। नेक्स्ट assumption है बीटा पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो हैव ए वेरी वीक इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के साथ जैसे ही अमिट हुए ये न्यूक्लियस से, तो इनका जो बीटा न्यूक्लियस है उनसे जो इंटरेक्शन है यानी उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ही वीक होता है, वीक फोर्स होता है। इस वजह से इन दोनों पार्टिकल्स को हम फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते। फोर्स लगता होता तो फ्री पार्टिकल नहीं मान सकते थे इनको, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो को, लेकिन चूंकि फोर्स बहुत वीक होता है तो इनको हम क्या मान सकते हैं, एज ए फ्री पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। तो इनका वेव फंक्शन भी एज ए फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन जो होता है इस तरह से हम मान सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है द बेसिक रिजल्ट्स ऑफ डिराक्स टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। डिराक की जो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी थी किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन करते हैं उसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं उनको ही स्टडी के लिए जो डिराक की टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी थी उसी थ्योरी का हम बीटा डिके में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक रिजल्ट्स ऑफ डिराक्स टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी derived from the transition between atomic states and electromagnetic radiations may be used for beta decay process। उन्हीं रिजल्ट्स को हम बीटा डिके की प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एजम्पशंस हैं फर्मी थ्योरी, फर्मी ने एज्यूम किए ये एजम्पशंस और इसके बाद अपनी बीटा डिके की थ्योरी डेवलप की थी।